Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC-Economic syllabus. हम स्टडी कर रहे थे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी इज़ ए प्रोग्रेसिव इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये सब फीचर्स हमें स्टडी करने हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मार्केट ओरिएंटेड, प्रोग्रेसिव और मिक्स्ड इकोनॉमी वाले कंसेप्ट स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाई इंडिया इज़ ए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया बिकेम मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी. India became market-oriented economy after the reforms of 1991. LPG policy was introduced. LPG stands for Liberalization, Privatisation and Globalisation. So ये market-oriented economy क्या होती है? Market-oriented economy वो economy होती है जिसके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो एज पर डिमांड एंड सप्लाई होती है। जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है, द प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स, जिससे कि उन गुड्स की सप्लाई बढ़ जाए और प्रॉफिट मिले। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी इज मोर एफिशिएंट ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट एंड प्राइवेट सेक्टर सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव। जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। इसके दो रीजंस है, कंपटीशन एंड प्राइवेट सेक्टर सेल्फ इंटरेस्ट। अगर हम इंडिया की बात करें, 1991 से पहले इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल था इन द इकोनॉमी। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड टू हैव लाइसेंस, यू नीड टू फुलफिल मैनी गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इससे क्या होता था कि इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता था, जिसके पास लाइसेंस होता था वही गुड्स को प्रोड्यूस करता था। इस तरह से मार्केट में लिमिटेड कंपटीशन होता था, और जब लिमिटेड कंपटीशन होगा तो कुछ कंपनीज की मोनोपोली हो जाती है। इससे कंपटीशन कम होता है और एफिशिएंसी भी लो हो जाती है। अगर सिर्फ एक ही कंपनी है जो स्कूटर बना रही है या टीवी बना रही है तो वो अपने हिसाब से प्राइसेस सेट करेगी और अपने हिसाब से बेचेगी। लेकिन मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दिया जाता है कि आप डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर एफिशिएंसी हाई होने का है प्राइवेट सेक्टर का सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव। अगर हम प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को कंपेयर करें तो इन जनरल प्राइवेट कंपनीज आर मोर एफिशिएंट देन द गवर्नमेंट कंपनीज, और रीज़न सिंपल है, प्राइवेट कंपनी का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, वेयरएज गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सोशल वेलफेयर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी और गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉई के अंदर उनके एटीट्यूड में भी डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉई मोर और लेस परमानेंट होता है, तो ही डजंट हैव एनी सेल्फ इंटरेस्ट in the growth of the company as such. Therefore, we can say that in a market-oriented economy, there is more efficiency due to competition and private sector self-interest और profit motive. अभी हमने LPG का रेफरेंस दिया कि 1991 के अंदर इंडिया के अंदर LPG रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज दिस LPG रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशंस इन द इकोनॉमी, देयरफॉर लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को रेगुलेट करती है थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू रेगुलेशन। और लिबरलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमी को मोर लिबरल बनाते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, गवर्नमेंट्स के इंटरवेंशंस को कम करते हैं। देयरफॉर अलाउइंग बिजनेस यूनिट्स टू टेक डिसीजंस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड एज पर द फोर्सेस ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि पहले आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना होता था, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपको 3-4 दिन के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल भी जाता है। 1991 से पहले ऐसा नहीं होता था। सो एट प्रेजेंट टाइम इंडियन इकोनॉमी इज मच मोर लिबरलाइज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस. Now let us study privatization. By privatization we mean increasing the role and scope of private sector in the economy. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, डी रिजर्वेशन। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो एयर इंडिया को एयर इंडिया में अपने जो स्टेक्स हैं, शेयर्स हैं, उनको सेल करना चाहती है। इन ए सिमिलर वे गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स शेयर इन अदर PSUs such as भारत पेट्रोलियम etc. All this is nothing but example of disinvestment. Disinvestment means selling shares of public sector undertaking to private sector. जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, लाइक सेल, भेल, IOCL, जिनमें गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा है।
इसी तरह कुछ सेंट्रल पीएसयूज होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और स्टेट पीएसयूज होती हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद देयर वाज मोर फोकस ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। Why? Because government realized कि private sector is more efficient in running the business, and most of these PSUs were loss making. Therefore, when these PSU will be sold to the private sector, they will become more efficient. और साथ ही साथ जब गवर्नमेंट अपना शेयर को सेल करेगी तो गवर्नमेंट को कुछ पैसा भी मिलेगा, जिससे कि वो अपने जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव कर सकती है। Similarly, another example of privatization is the de-reservation. Industries reserved for public sector have been reduced to two sector only, railways and atomic energy. 1991 से पहले कुछ सेक्टर्स थे जो कि जिनमें प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता था। दे वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, कोल सेक्टर, इन सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनी अलाउड ही नहीं थी। बट आज की डेट के अंदर सिर्फ दो सेक्टर्स हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट इज द रेलवे एंड सेकंड इज द एटॉमिक एनर्जी। और रेलवेज के अंदर भी काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज हैज़ आउटसोर्स्ड द ऑपरेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज। रेलवे सेक्टर के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया रेल्स जो चलती हैं उनका मैनेजमेंट तो इंडियन रेलवे के पास ही है, बट जो स्टेशन जो होते हैं उनका ऑपरेशन, उनका मैनेजमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया गया है कुछ जगह पर, सभी जगह पे नहीं, कुछ रेलवे स्टेशन पर। तो इसी तरह रेलवे सेक्टर के अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि कुछ सालों बाद रेलवे सेक्टर के अंदर भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ जाए। It is important to note here that India has been a mixed economy from independence till now. However, before economic reforms of 1991, Indian economy was more tilted towards socialistic aspects. After the reforms of 1991, it is more inclined towards capitalism. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है, तो आपको तो मिक्स्ड इकोनॉमी ही बताना है। आप ये मत कहना कि ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। However, आज की डेट में इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ टिल्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। और 1991 से पहले भी इंडिया वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बट विद अ टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म। अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे ज़्यादा डिटेल के अंदर। द थर्ड लेग ऑफ एलपीजी इज द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के बीच में इंटरलिंकेजेस हो, इंटरडिपेंडेंस हो, इंटर रिलेशन हो, उतना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा वो इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज्ड होगी। सो व्हाट आर द मेजर्स टू बूस्ट ग्लोबलाइजेशन? रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटीज टू प्रमोट फ्री ट्रेड, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जितना ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ व्यापार बढ़ेगा, और उतनी ज़्यादा ही उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज्ड होगी। और अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। ऐसे एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। तो कस्टम ड्यूटीज़ के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड बनाते हैं बाय रिड्यूसिंग द कस्टम ड्यूटीज़। जब भी आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है आपको। अगर कम कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी तो इंपोर्ट ज़्यादा होगा। The second thing is promoting foreign investment. आपने foreign direct investment, foreign institutional investment, FDI, FII ये terms सुने होंगे। गवर्नमेंट FDI और FII को प्रमोट करके अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा ग्लोबलाइज करती है। जितने ज़्यादा फॉरेन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही इंटरलिंकेजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमीज बढ़ेगी, और उतनी ही ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड होगी। इसी तरह से रिवर्स के अंदर जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन अदर फॉरेन कंट्रीज, उससे भी ग्लोबलाइजेशन बनता है। सो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। अगर ट्रेड की बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री एज वेल एज इन्वेस्टमेंट गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, दोनों ही ग्लोबलाइजेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। Now the next question is, has LPG reforms improved the efficiency of Indian economy? The answer is yes. After economic reforms of 1991, India witnessed higher growth rate. 1991 से लेकर आज तक जो इंडिया की एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% की रही है, और इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 तक इंडिया की एनुअल एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट वाज अराउंड 3.5% ओनली।
तो कहाँ पर 7% और कहाँ पर 3.5% है. 7% इज नियरली डबल ऑफ 3.5%. सो इंडिया विटनेस्ड हायर ग्रोथ रेट ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स. और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इंडिया का जो ICOR है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वी हैव स्टडीड दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. तो ICOR जो है इंडिया का, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1991 डिक्रीज हुआ है. ICOR अगर डिक्रीज होता है तो इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ती है और consequently growth rate भी बढ़ता है. So in the next lecture we will study why India is termed as a progressive economy.